Bismillahirrahmanirrahim. Hello viewers, this is Sayyid Mohammad Hamad and welcome back to my channel Chemistry with Sir Hamad. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर हमने स्टार्ट किया था जिसका फर्स्ट लेक्चर में हमने कुछ डिस्कशन की थी। अगर वो सब बातें आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी तो नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो हम पढ़ रहे हैं ये भी बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। तो लेक्चर 2 स्टार्ट करते हैं हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग की डेफिनेशन से। इलेक्ट्रोप्लेटिंग की डेफिनेशन है क्या? द प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन, एक प्रोसेस है जिसके जरिए डिपॉजिट किया जा रहा है, जमा किया जा रहा है ऑफ मेटल, मेटल को एट द सरफेस ऑफ अदर मेटल, मतलब एक मेटल की सरफेस पर दूसरे मेटल को जमा किया जा रहा है, डिपॉजिट किया जा रहा है एक अमल में थ्रू इलेक्ट्रोलाइसिस। किस प्रोसेस के थ्रू? इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू। इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब इलेक्ट्रिसिटी के जरिए लाइसिस कर रहे होंगे, ब्रेकेज कर रहे होंगे, देन फिर वो मेटल दूसरे मेटल की सरफेस पे जाके डिपॉजिट हो रहा होगा और ये कहलाता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। आसान लफ्जों में कहूँ तो एक मेटल अपनी जगह छोड़ के दूसरे मेटल की सरफेस पे जाकर जमा हो रहा है और यही इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाती है। इस तरह के आपके पास 4 टॉपिक है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको केमिस्ट्री दिखाऊं। आज पढ़ाता तो मैं रोज ही हूँ, आज मैंने कोशिश की है आपको केमिस्ट्री दिखाने की कि एक्चुअल में होता क्या है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती किस तरीके से। ठीक है, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग के 4 टॉपिक है, मैं एक आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, बाकी 3 आपको खुद समझ में आ जाएंगे कि किस तरीके से इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है। हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो टिन की प्लेटिंग डिस्कस कर रहे हैं। टिन क्या है? एक मेटल है। टिन का सिंबल क्या होता है? SN इसका सिंबल होता है। तो किस तरीके से होगा ये? एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में होगा जो मैंने यहाँ बना रखा है। इसमें एक इलेक्ट्रोलाइट मौजूद होगा। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पर कौन सा लिया हमने? SnSO4 मतलब टिन सल्फेट। टिन सल्फेट इलेक्ट्रोलाइट लिया। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? द सब्सटेंस विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस और मोटर स्टेट। ये इलेक्ट्रोलाइट ले लिया। अच्छा, जिस पर टिन प्लेटिंग हमें करवानी है वो हम कैथोड पर लगाएंगे। जैसे हमने स्टील का स्पून लिया है, ये हमने कैथोड पर रखा क्योंकि हमें इस पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवानी है। और जिससे करवानी है हमें, जैसे टिन जो है वो हमें यहाँ इलेक्ट्रोप्लेट करवाना है, तो यहाँ पर हमने ये एनोड पर लगाया है। टिन मतलब ऐसा। जब इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो होगा क्या, उस बात को जरा अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर टिन सल्फेट का सॉल्यूशन, तो टिन सल्फेट का सॉल्यूशन इस कंडीशन में नहीं होता। किस कंडीशन में होता है? इस कंडीशन में होता है, मतलब Sn+2 SO4 माइनस Sn+2 Sn+2 SO4 माइनस, मतलब मिक्स कंडीशन में होता है। जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो मैंने आपको एक बात अच्छे से बताई थी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ाते हुए, जैसे ही हम पास करवाते हैं वैसे ही क्या होता है कि Sn पर +2 चार्ज है, मतलब प्लस का मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, उसमें कमी है। वो किस तरफ जाना चाहेगा? वो नेगेटिव चार्ज की तरफ जाना चाहेगा। Sn+2 कैटाइन है, जिस तरफ जाएगा वो क्या होगा? कैथोड होगा। तो ये स्टील का स्पून जो कैथोड है, मैंने आपको बताया। और एनायन पर नेगेटिव चार्ज था, वो किस तरफ जाना चाहेंगे? पॉजिटिव टर्मिनल वाले इलेक्ट्रोड की तरफ, वो एनोड कहलाएगा। तो इतनी बात आपको समझ में आ रही है कि Sn+2 क्या चाहेगा? स्टील स्पून की तरफ अट्रैक्ट करके उसकी तरफ जाना चाहेगा। SO4 माइनस क्या चाहेगा? वो एनोड की तरफ जाना चाहेगा। तो मैंने इस तरीके से डायग्राम बनाई है कि Sn+2 इसके सराउंडिंग में आ गए, SO4 माइनस इसकी सराउंडिंग में आ गए। अब इसके बाद होगा क्या, इस चीज को समझिएगा जरा अच्छे से। हमने कहा था हमने इलेक्ट्रिसिटी पास कराई है, ऐसे ही कहा था। अब बेसिकली होता यह है कि ये Sn+2 जो है, इस Sn+2 में डेफिशिएंसी है। किसकी डेफिशिएंसी है? देखें, Sn+2 का मतलब है कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। अब ये चाहता है वो 2 इलेक्ट्रॉन में एक्सेप्ट कर लो, तो कहां से कर लो? ये स्टील स्पून से करना चाह रहा है। तो होगा ये कि जो हमने ये जो इलेक्ट्रोड यूज करी थी, ये किसकी थी? ये भी तो टिन की थी, बट ये किस कंडीशन में थी? ये न्यूट्रल कंडीशन में थी। ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से लॉस करना शुरू करेगा। जैसे इस टिन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ तक पहुंचे तो ये Sn+2 किस कंडीशन में आ जाएगा? ये न्यूट्रल कंडीशन में आकर यहाँ पर डिपॉजिट हो जाएगा। अब न्यूट्रल कंडीशन में आ गया, +2 में था। जब इसे इस टिन से 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए तो ये किस कंडीशन में आ जाएगा? न्यूट्रल कंडीशन में, और यहाँ डिपॉजिट हो जाएगा। और क्या होगा, क्योंकि इस टिन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन तो दे दिए, अब ये टिन किस कंडीशन में आ जाएगा? ये टिन जो है इस पर +2 चार्ज आ जाएगा। +2 अगर एक टिन पर चार्ज आ गया तो वो इलेक्ट्रोड में नहीं रहेगा, वो किस में आ जाएगा? इलेक्ट्रोलाइट में जमा होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और ये भी क्या करेगा? उस तरफ डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट एक एक करके जितने भी टिन हैं इन पर +2 चार्ज आता जाएगा, और जो इलेक्ट्रोड है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाएगा, रिड्यूस होता जाएगा, और सारे जितने भी टिन के जो आइंस बनते जा रहे हैं वो क्या करेंगे? स्टील स्पून पर जाकर स्टिक होंगे, वहां से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे, और एक्सेप्ट करने के बाद वहां
डिपोजिट हो जाएंगे। जैसे मैंने यहाँ डायग्राम में बनाने की कोशिश करी है कि तमाम टिन जो है यहाँ से निकल निकल कर यहाँ डिपोजिट हो रहे हैं और दो दो इलेक्ट्रॉन लेते जा रहे हैं, दो दो इलेक्ट्रॉन लेकर न्यूट्रल होते जा रहे हैं और यहाँ डिपोजिट हो रहे हैं। ऐसे करके ये पूरे स्टील स्पून जो है इसको इलेक्ट्रोप्लेट कर देगा और जो हमने यहाँ पर टिन यूज करा था वो टिन क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता करके पूरा खत्म हो जाएगा और फिर ये रिएक्शन स्टॉप कर जाएगा जब इलेक्ट्रोप्लेटिंग कंप्लीट हो जाएगी। तो आई होप आपको बात समझ में आई होगी कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है। अब जरा मैं एक रिएक्शन के बारे में बता रहा हूँ। क्या रिएक्शन बता रहा हूँ, मैंने कहा कि यहाँ पर टिन मौजूद है इस टिन ने क्या किया, अपने दो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया, यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन गए, वायर के थ्रू इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लो हुए यहाँ तक पहुंचे, ऐसे ही हुआ। तो इस टिन ने जो एनोड के पास एनोड जो मौजूद था उसने अपने दो इलेक्ट्रॉन को लॉस करा। तो हम कह रहे हैं कि एनोड पर क्या हुई है, ऑक्सीडेशन हुई है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन पर। जब ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करने के बाद यहाँ पहुंच गए तो फिर कैथोड पर क्या होगा, कैथोड से इन्होंने इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सेप्ट किए। तो कैथोड पर क्या हुई है, इस +2 ने दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करा और न्यूट्रल बनकर यहाँ डिपोजिट हुए। तो हम कह रहे हैं कि कैथोड पर रिडक्शन। तो ये सिंपल से दो रिएक्शन था, आपको समझ आए होंगे। एक बात और बताऊंगा, देखें जब ऑक्सीडेशन हो रही होगी ना तो इलेक्ट्रॉन्स किस साइड पे लिखे हुए हैं, एरो के राइट हैंड साइड पे लिखे हुए, और अगर रिडक्शन हो रही होगी तो इलेक्ट्रॉन्स किस साइड पे लिखे हुए हैं, एरो के लेफ्ट हैंड साइड पे लिखे हुए। ये भी एक सिंबल है, इस तरीके से भी आप याद कर सकते हैं। और उसके अलावा ये रिएक्शन मैंने क्या लिखा हुआ है, ये रिएक्शन मैंने ये लिखा हुआ है कि टिन सल्फेट रिवर्सिबल रिएक्शन में होगा। रिवर्सिबल मतलब टिन सल्फेट ऐसे आयंस भी बन सकते हैं और ये दोनों दोबारा रिएक्ट करके टिन सल्फेट भी बन सकता है। तो ये इस कंडीशन में जो है इलेक्ट्रोलाइट कंडीशन, इलेक्ट्रोलाइट जो हम यूज करते हैं उसमें जो टिन सल्फेट होता है वो इस कंडीशन में मौजूद होता है। तो आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब सेल के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो सेल की हम दो टाइप पढ़ेंगे, एक प्राइमरी सेल और एक सेकेंडरी सेल। अब जो सेल हम अब पढ़ रहे हैं और जो पहले पढ़ चुके हैं उनमें फर्क क्या है। एक हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस, जिसमें हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करके केमिकल एनर्जी बना रहे थे, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसका वाइस वर्सा करने वाले हैं, इसका उलट। मतलब केमिकल एनर्जी को यूज करते हुए इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे बनती है, किन सेल्स में बनती है, उसकी कंस्ट्रक्शन क्या होती है, ये सब हम डिस्कस करेंगे। तो ड्राई सेल को हम डिस्कस करेंगे जो कि एक प्राइमरी सेल कहलाता है। प्राइमरी सेल क्या होते हैं कि जिनको चार्ज दोबारा नहीं किया जा सकता, एक बार ही यूज कर सकते हैं उन्हें, जस्ट एक फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, एक टाइम तक वो चलेंगे और उसके बाद आगे नहीं चलते। तो ये ड्राई सेल कितना वोल्टेज हमें देते हैं ये ड्राई सेल हमें 1.5 वोल्ट तक दे सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आपके घर की लाइट नहीं है और आप कोशिश कर रहे हैं ड्राई सेल को यूज करने की, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है ना, क्योंकि 1.5 वोल्ट ही दे सकते हैं। अब ड्राई सेल में कौन सा आ जाता है हमारा सेल वोल्ट, आपने कभी ना कभी बॉल क्लॉक जो होती है हमारी दीवार पे लगने वाली घड़ी, उसके लिए सेल खरीद के लाए होंगे। तोशिबा का सेल आप जैसे लाते हैं वो ड्राई सेल है। तो तोशिबा के सेल में आपने देखा लिखा हुआ होता है तोशिबा और एक कोडिंग होती है, कवरिंग होती है, तो वो तो सिर्फ ब्रांडिंग होती है। उसके अलावा हर ड्राई सेल की कंस्ट्रक्शन किस तरीके की होती है हम उसको डिस्कस करेंगे। ड्राई सेल क्या होता है, प्राइमरी सेल होता है। प्राइमरी सेल वो जो रिचार्जेबल नहीं है, कितना वोल्टेज दे सकता है, 1.5 वोल्ट दे सकता है। किस टाइप का सेल है ये, जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। दैट्स इट, इसी सबको हम पढ़ रहे हैं। तो ड्राई सेल की डेफिनेशन हम क्या कहेंगे, ड्राई सेल इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है ये, विच इज ऑल्सो कॉल्ड लेकनार्ड सेल। इसको लेकनार्ड सेल भी कह रहे हैं। लेकनार्ड सेल क्यों कह रहे हैं भाई, जिसने बनाया है, जिसने बताया है, उनका नाम लेकनार्ड था, तो इसे हम लेकनार्ड सेल भी कह सकते हैं उन्हीं के नाम पर। इट इज प्राइमरी सेल। प्राइमरी सेल क्यों है, क्योंकि ये चार्ज नहीं हो सकता एंड इट डज नॉट कंटेन एनी फ्री फ्लोइंग लिक्विड। इसमें कोई फ्री फ्लोइंग लिक्विड मौजूद नहीं होता। कभी अगर सेल को तोड़े ना, किसी सही सेल को मत तोड़ दीजिए, तो खराब हो जाता है, उसको अगर तोड़े ना तो फिर आप अंदर से कंस्ट्रक्शन भी देख सकते हैं कि इसमें फ्री लिक्विड कोई मौजूद नहीं होता। इट कैन जनरेट अ वोल्टेज ऑफ 1.5 वोल्ट। 1.5 वोल्टेज जो है ये प्रोड्यूस करता है। अच्छा, कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करें या वर्किंग के बारे में, वर्किंग क्या होती है तो आपको अच्छे से पता है क्योंकि आपने सेल घर में बहुत बार यूज कर रखा है। कंस्ट्रक्शन की अगर इसके बारे में बात करें तो कंस्ट्रक्शन में इसके जब वो जो कवरिंग होती है, तोशिबा या किंग आपने यूज करा है, उसकी कवरिंग हटा दें, जो ब्रांडिंग के लिए उन्होंने किंग तोशिबा ये सब लिखा हुआ होता है उसे हटा दें, तो आपको एक जैकेट नजर आएगा। जैकेट कौन सा, जो हम लोग सर्दियों में पहनते हैं, नहीं वो वाला जैकेट नहीं, एक कोडिंग नजर आएगी आपको। वो कोडिंग किसकी होती है, जिंक की कोडिंग होती है। वो क्या काम कर रही होती है, एज अ एनोड काम करेगी। एनोड पर क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है। आपसे पूछे कोई इलेक्ट्रोड क्या होते हैं तो आप कहेंगे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ऐसे ही कहेंगे। अब आपसे पूछे जाए कैथोड एनोड, तो आप ना चार्जेस में घूम जाते हैं कि कैथोड पर पॉजिटिव चार्ज होगा, एनोड पर नेगेटिव होगा, इस सब में मत जाए। आसान लफ्जों में जिस पर ऑक्सीडेशन होगी, जिस पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो एनोड,
जिस पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो कैथोड है। ये डेफिनेशन याद कर लें, ये हर सेल के लिए एप्लीकेबल है, आसान है। अच्छा, अमोनियम क्लोराइड NH4 अमोनियम, Cl क्लोराइड अमोनियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड एज एन इलेक्ट्रोलाइट काम करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? द सब्सटेंस व्हिच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस और मोल्टन स्टेट। ठीक है, तो ये एज एन इलेक्ट्रोलाइट काम करते हैं। उसके अलावा ग्रेफाइट की एक रॉड यूज की जाती है इसमें, वो किस काम आती है? वो कैथोड बनने के काम आती है। और कैथोड पर क्या होती है? रिडक्शन होती है, ऐसे ही है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे इसमें इन द वायर, वायर में, और उसी को हम कहते हैं कि इसने करंट जनरेट कर लिया, मतलब इसमें से इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे। तो आसान लफ्जों में बात है ना, ये सपोज दैट एक सेल रखा हुआ है, ये सेल वर्किंग कब स्टार्ट करते हैं? वर्किंग तब स्टार्ट करता है जब हम इसे किसी में एडजस्ट करते हैं। जब आप इससे एक वायर कनेक्ट करो और वायर में आप एक छोटा सा बल्ब लगा दो, तो वो बल्ब कब जलेगा? जब आप वायर कनेक्ट करोगे। तो जब वायर कनेक्ट करते हैं तो क्या केमिकल रिएक्शन होता है, अब हम वो पढ़ेंगे। और उसमें होता क्या? इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं तो हम उसी को तो करंट कहते हैं। ठीक है। अच्छा, ये मैंने एक सेल बना रखा है, ड्राई सेल। ड्राई सेल की मैंने जैसे आपको कहा, सबसे पहले क्या होगा? एक कोटिंग होगी। तो ये जो मैंने ब्लू मार्कर से बना रखा है, ये मैंने बना रखी है कि जिंक की जैकेट है और एक कोटिंग मौजूद हुई है। उसके बाद मैंने एक ब्लैक पाउडर बनाने की कोशिश करी है, डॉट डॉट डॉट, जिसको मैं कह रहा हूँ ये एक इलेक्ट्रोलाइट मौजूद है। द सब्सटेंस व्हिच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस और मोल्टन स्टेट, अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड। ठीक है। उसके अलावा बीच में हमने एक रॉड एडजस्ट की है। वो रॉड किसकी है? ग्रेफाइट की रॉड है। ग्रेफाइट कहाँ देख रखा है आपने? आप पेंसिल इस्तेमाल करते हैं, पेंसिल की जो नोक होती है वो भी ग्रेफाइट की होती है। ठीक है, तो वो भी इलेक्ट्रोड है। हाँ, वो भी इलेक्ट्रोड बन सकती है। अच्छा, तो कौन सा इलेक्ट्रोड है? वो कैथोड है। मतलब क्या करेगा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा। तो आई थिंक ये सब बातें आपको समझ आ रही होंगी। और इस सब के बीच में एक कैटलिस्ट मौजूद है। अब कैटलिस्ट सर होता क्या है? कैटलिस्ट उसे कहते हैं जो केमिकल रिएक्शन की स्पीड को स्लो से फास्ट कर दे या फास्ट से स्लो कर दे। मतलब कि जैसी रिक्वायरमेंट हो उस तरीके से डील करता है रिएक्शन की स्पीड को स्लो से फास्ट या फास्ट से स्लो कर देता है, खुद उसमें पार्ट लेके, और फिर खुद पार्ट लेता है और फिर जो प्रोडक्ट होता है उससे खुद निकल जाता है, वापस अपनी जगह पर आ जाता है। बस क्या करेगा? अपना काम कंप्लीट करेगा और फिर पीछे हट जाएगा। ये काम होता है कैटलिस्ट का, रिएक्शन की स्पीड स्लो से फास्ट करना या फास्ट से स्लो करना। अच्छा जी, एनोड। एनोड पर क्या रिएक्शन होता है? तो जिंक है ना, जैसे ही हम क्या करते हैं? हम इसमें वायर कनेक्ट करते हैं। हमने वायर कनेक्ट करा, ठीक है, और हमने एक बल्ब लगा दिया सपोज। ठीक है, जब हम वायर कनेक्ट करते हैं तो होता बेसिकली क्या है? जो जिंक था, जो सिल्वर सी कोटिंग होती है, जब आप कभी सेल को तोड़ेंगे तो सिल्वर सी कोटिंग दिखेगी, तो वो जो कोटिंग होती है वो जिंक की होती है। वो क्या करना शुरू करती है? वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करना शुरू करती है, मतलब अपने दो दो करके इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहे हैं, फौरन उसमें से इलेक्ट्रॉन जो है वो लॉस होना शुरू होता है। जब इसमें से इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं तो कोई गेन भी कर रहा होगा। गेन कौन कर रहा होगा? कैथोड पर। कैथोड पर हमने सुना कि ग्रेफाइट की रॉड मौजूद है। ग्रेफाइट की रॉड के अलावा अमोनियम क्लोराइड के बारे में सुना हमने, जिंक क्लोराइड के बारे में सुना, मैग्नीज डाइऑक्साइड एज अ कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं। तो होता क्या है? मैग्नीज डाइऑक्साइड और अमोनियम उन दो इलेक्ट्रॉन को जो जिंक ने लॉस किए होते हैं उन्हें गेन करते हैं। जब उन दो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं और जो ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन शुरू होता है उससे हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है। तो आसान लफ्जों में केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होती है, ये बात हमें समझ में आ गई होगी। उसके अलावा एक बात कि मैंने कॉपर कैप का डिस्कशन नहीं किया। कॉपर कैप क्या है? कॉपर कैप सिंपल, हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंडक्टर, एक कंडक्टर चाहिए होता है हमें जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंडक्ट करे। तो ये कॉपर कैप जो है यहाँ पर ये काम कर रहा होता है। और आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। उसके अलावा लास्ट बात ये कि एक एमसीक्यू आ जाता है, एमसीक्यू आ जाता है कि जो प्राइमरी सेल है, ड्राई सेल, वो कितना वोल्टेज जनरेट करता है। तो आपको ये बात याद हो जानी चाहिए, 1.5 वोल्ट। उसके अलावा प्राइमरी सेल जो है वो रिचार्जेबल है या नहीं है? तो रिचार्ज नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये अपने रिएक्शन के एंड में देखें प्रोडक्ट में क्या बना रहा है, वाटर बना देगा, अमोनिया बना देगा, ठीक है, मैग्नीज डाइऑक्साइड बना देगा। तो इस वजह से ये रिवर्सिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है कि ये वापस इस कंडीशन में आ जाए। अगर आ सकता तो हम कहते हैं भाई हाँ रिचार्ज हो सकता है। अब जो रिचार्ज हो सकता है सेल, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आई होप आपको ये टॉपिक जो है वो समझ में आ गया हो। अब लेड स्टोरेज बैटरी को इजीली हम समझ सकते हैं अगर हमें प्राइमरी सेल समझ आया हो। प्राइमरी सेल क्या था हमारा? ड्राई सेल था जो कि चार्ज नहीं हो सकता था। तो सेकेंडरी सेल क्या है हमारा? जो चार्ज हो सकता है। लेड स्टोरेज बैटरी को हम सेकेंडरी सेल भी कहते हैं। अब सेकेंडरी सेल कह रहे हैं मतलब ये चार्ज हो सकती है दोबारा, ठीक है। अब लेड स्टोरेज बैटरी को हम मोटर बैटरी भी कहते हैं। अब मोटर बैटरी क्यों कह रहे हैं? आपने मोटरसाइकिल देखी है, बाइक, बाइक में इस्तेमाल होती है, कार में इस्तेमाल होती है, ट्रक में इस्तेमाल होती है। इन सब चीजों में आपको ये जो बैटरी है वो इस्तेमाल होती हुई नजर आती है। उसके अलावा आपके घर पर अगर यूपीएस है तो यूपीएस के साथ आपको ये बैटरी नजर आ रही होती है।
उसके अलावा एक चीज और, हमारे यहाँ सर्कुलेट कर रहे होते हैं जो ठेले पे लोग चीजें रख के, कोई बिरयानी बेच रहा है, कोई गोलगप्पे वाला है, तो ये सब क्या करते हैं, लाउड जो है गाने लगाए हुए होते हैं। वो गाने किसके थ्रू लगाए हुए होते हैं, इस बैटरी के थ्रू लगाए हुए होते हैं। कौन सी बैटरी के, लेड स्टोरेज बैटरी। अब इसका नाम लेड स्टोरेज बैटरी क्यों है, लेड क्यों है, क्योंकि लेड इस्तेमाल होता है। अब लेड है क्या, लेड एक मेटल है जिसको हम उर्दू में सीसा कहते हैं। ऐसा सुन रखा है कभी कि तुम्हारे कानों में या आंखों में सीसा पिघला के डाल दिया जाएगा, इस तरीके से ऐसे डराने के लिए कह रहे होते हैं। अच्छा खैर, लेड एक मेटल है जिसको हम सीसा भी कह रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा अब डेफिनेशन पे आते हैं इसकी, क्या है। लेड स्टोरेज बैटरी इज ऑल्सो कॉल्ड मोटर बैटरी। अब इसको मोटर बैटरी क्यों कहते हैं, वो तो हमने सुन लिया, क्योंकि मोटर बाइक में इस्तेमाल हो रही है, कार में बहुत ज्यादा फेमस बैटरी है। इट इज मेड अप ऑफ 6 सेल। ये कितने सेल से मिलकर बनती है, 6 सेल इस्तेमाल होते हैं इसमें। कौन से सेल, जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, वो सेल कितने होंगे, 6 होंगे मौजूद। अच्छा, ईच सेल, हर सेल हैज अ वोल्टेज ऑफ 2 वोल्ट। हर सेल जो है वो कितना वोल्ट देता है, 2 वोल्ट देता है। सो मोटर बैटरी कैन जनरेट 12 वोल्ट। तो ये बैटरी जो है वो कितना वोल्ट जनरेट कर सकती है, 12। अब एक सवाल आता है, सर इनके साइज में तो डिफरेंस होता है, साइज में डिफरेंस होगा, पर हर छोटी से छोटी अगर जो बाइक में भी लगी हुई होती है उसमें कितने सेल मौजूद होंगे, उसमें 6 सेल मौजूद होंगे। बात समझ आ रही है, और वो भी कितने वोल्ट की होगी, 12 वोल्ट की होगी। तो एक बात और पता होगी आपको, लेड स्टोरेज बैटरी फेमस है एक और नाम से, कि 12 वोल्ट की बैटरी ले लो इस काम के लिए। 12 वोल्ट की बैटरी जो है वो इस काम में आ जाएगी, 12 वोल्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एक सवाल आपके जहन में भी आ रहा होगा कि सर अगर हर बैटरी 12 वोल्टेज ही दे रही है, जो लेड स्टोरेज बैटरी है, तो इनके प्राइसेस डिफरेंस क्यों होते हैं, कोई एक्सपेंसिव होगी, महंगी होगी, कोई चीप होगी, सस्ती होगी। तो बेटा याद रखिए, एक्सपेंसिव होना या चीप होना उसके एम्पेयर पे डिपेंड करता है कि वो कितने एम्पेयर की है। आप अगर जाएंगे कहेंगे मुझे 12 वोल्ट की बैटरी चाहिए, तो नेक्स्ट सवाल करेंगे कि कितने एम्पेयर की, और उस एम्पेयर की बेसिस पे डिसाइड होगा उसका प्राइस भी। तो हर लेड स्टोरेज बैटरी 12 वोल्ट देती है, उसमें 6 सेल मौजूद होते हैं, हर सेल 2 वोल्टेज देता है। इतनी बात तो आपको क्लियर हो गई होगी। अच्छा, इट इज रिचार्जेबल। जाहिर है ये बड़ी महंगी होती है। अब प्राइमरी सेल की बात करें तो 50 रुपए का सेल आ गया, 30 रुपए का सेल आ गया, तो वो तो हम यूज कर लेते हैं, 1-2 महीने घड़ी में लगा दिया, 3 महीने लगा दिया और आराम से खुश है, और जाया भी हो जाता है तो हम उसकी चार्ज करने की टेंशन नहीं लेते। और अगर आप 6,000 रुपए की कोई बैटरी लाएं, 10,000 रुपए की बैटरी लाएं, और वो कुछ दिन चले, तो 2 दिन चल गई, 3 दिन चल गए, और फिर कहें कि अब नहीं चलेगी, तो आप ऐसी चीज खरीदेंगे ही नहीं। तो जाहिर है कि जो लेड स्टोरेज बैटरी होती है वो चार्जेबल होती है, इसको रिचार्ज कर सकते हैं, ठीक है। ईच सेल कंटेन, हर सेल में क्या मौजूद होगा, लेड मौजूद होगा। पीबी किसका सिंबल है, लेड का सिंबल है। अच्छा, पीबी लेड जो है एज क्या बिहेव कर रहा है इसमें, एनोड। एनोड पर क्या होती है, एनोड पर ऑक्सीडेशन होती है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। एंड PbO2 लेड ऑक्साइड, लेड की ही ऑक्साइड इस्तेमाल होती है इसमें, एज अ कैथोड इस्तेमाल होगी। कैथोड क्या करता है, रिडक्शन करता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है। डाइल्यूट H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, न्यूटेरिक एसिड, जो कहना चाहो इसे कहो, इज यूज्ड एज इलेक्ट्रोलाइट। इसमें H2SO4 को इस्तेमाल किया जा रहा है एज एन इलेक्ट्रोलाइट। द सब्सटेंस व्हिच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस और मोल्टन स्टेट, उसे हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। अच्छा, तो ये आ गई हमारी डायग्राम। डायग्राम में मैंने आपसे क्या कहा था, 6 सेल मौजूद होंगे, पर यहाँ कितने हैं, 1 2 3। ये तो बात कुछ गलत हो गई, नहीं कोई बात गलत नहीं है। 3 सेल ऐसे आ गए, 3 सेल उसके पीछे आ गए, टोटल सेल कितने हो गए, 6 सेल हो गए। हर सेल कितना वोल्टेज देता है, 2 वोल्टेज देता है। तो टोटल बैटरी जो वो कितने वोल्ट की होती है, 12 वोल्ट की होती है। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। उसके अलावा जो हमने इलेक्ट्रोड्स यूज कर रखे हैं, ये क्या बिहेव कर रहे हैं, एज अ एनोड बिहेव कर रहे हैं। एज अ एनोड बिहेव कर रहे हैं मतलब इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगे, और ये किसके हैं, लेड के हैं। पीबी एज अ एनोड बिहेव कर रहा है। H2SO4 डाइल्यूट कंडीशन में एज एन इलेक्ट्रोलाइट बिहेव करेगा। लेड ऑक्साइड PbO2 एज अ कैथोड बिहेव कर रहा है। कैथोड कौन, जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। अब रिएक्शन होता कैसा है सेकेंडरी सेल में, सेकेंडरी सेल क्यों, क्योंकि चार्ज हो सकता है, ऐसा ही है ना। तो इसमें रिएक्शन होता क्या है, जो लेड है ना वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन अपने इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करता है। जब इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करता है तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट होता है। जब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट होता है तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। जब भी अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है तो PbO2 भी मौजूद है। PbO2 क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अच्छा, सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो डाइल्यूट कंडीशन में यूज होता है, याद रखिएगा। तो जब हम इलेक्ट्रिसिटी को यूज कर रहे होते हैं इस बैटरी के थ्रू, क्या रिएक्शन हो रहा होता है, लेड ऑक्साइड से रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, और ये डिस्चार्ज हो रहा होता है। जाहिर है इसकी चार्जिंग जा रही है, ऐसा ऐसा हम यूज कर रहे हैं, जैसे मोबाइल यूज कर रहे होते हैं। आप जैसे अभी मोबाइल यूज कर रहे हैं तो चार्जिंग ऐसा ऐसा जा रही है, डिस्चार्ज होता है, तो फिर ये क्या बनता है, लेड सल्फेट बना लेता है और वाटर बना लेता है। इस कंडीशन में ये कन्वर्ट हो रहा होता है रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, ये कन्वर्जन हो रही होती है।
नेक्स्ट क्या होता है, ये प्रोडक्ट मौजूद है यहाँ पर। अब हमने क्या करा, हम बिजली यूज इससे नहीं कर रहे, हम चाह रहे हैं कि खुद चार्ज हो जाए। सही है। तो अगर हम चाह रहे हैं कि ये खुद चार्ज हो जाए तो क्या होता है, फिर हम इसे चार्ज करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो चार्ज करते हैं तो क्या होता है, लेड सल्फेट और वाटर, ये दो मोल्स आपस में रिएक्ट करते हैं। रिएक्ट करने के बाद सल्फ्यूरिक एसिड बना देते हैं। और सल्फ्यूरिक एसिड पहले इस कंडीशन में था डाइल्यूट, अब उससे थोड़ा सा कंसंट्रेटेड होगा, मतलब आहिस्ता आहिस्ता ये सल्फ्यूरिक एसिड को कंसंट्रेटेड करते जाते हैं। लेड ऑक्साइड बना देंगे और लेड बना देंगे। तो जब बिजली यूज कर रहे हैं तो ये रिएक्शन हो रहा होगा, जब हम इस बैटरी को चार्ज कर रहे हैं तो फिर ये रिएक्शन हो रहा होगा। हमारी बाइक में भी ये बैटरी मौजूद होती है जिसको हम अलग से कभी चार्ज नहीं करते। क्यों नहीं करते, वॉइस अच्छे से बता देंगे। क्या बता देंगे कि खुद ही चार्ज हो रही होती है वो बैटरी। बैटरी लगी हुई होती है, सिस्टम कुछ इस तरह का बना हुआ है, सीडीआई जो होती है, सीडीआई के थ्रू वो खुद जो है वो चार्ज होती रहती है। तो ये प्रोसीड होता रहता है, जिसके थ्रू हम वोल्टेज जो है वो यूज कर पाते हैं बाइक में। तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच।